गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में कोरोना का क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको मैनेज करना है। और ये जो थर्ड वेव में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, ऐसा क्यों है। तो ये जो थर्ड वेव के बारे में इंटरप्रिटेशन है, जो ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा ही। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, इसके कई कारण हैं। पहली वेव थी, फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उसमें अडल्ट ज़्यादा हुए थे, उम्र से ज़्यादा है, और जिसमें डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा है, थोड़े से कोमॉर्बिड कंडीशन है, वो लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। सेकंड वेव में थोड़े यंग लोग अफेक्ट हुए। हमने देखे कि 30-31 साल के लोगों को भी कोरोना काफ़ी सीवियर हुआ और उनकी डेथ हुई। तो उनका ऐसा अंदाज़ा है कि हो सकता है वायरस म्यूटेंट हो के अभी बच्चों में अफेक्ट करेगा। अभी 18 साल के ऊपर में सब लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग वैक्सीनेटेड हो, और जब वायरस आए तो उस वायरस के लिए मोस्टली बच्चे ये रहेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या कर सकते हैं, ये सब सोच के सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर ऐसा 1% में भी हुआ तो अपने पास एटलीस्ट सारी चीज़ें रेडी हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा ही। मेरे हिसाब से ऐसे होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बच्चे अफेक्टेड हैं। सेकंड वेव में हमने देखे काफ़ी बच्चे अफेक्टेड हैं। बच्चों में लक्षण कम थे, सीरियस कम हुए, और वो अफेक्ट ज़रूर हुए हैं। हाँ, वो रिपोर्ट कम हुए क्योंकि पूरी फैमिली पॉजिटिव है, तो सबने सोचा कि बच्चे को बुखार है तो वो कोरोना ही होगा, किसी ने जाके रिपोर्ट नहीं करवाया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि थर्ड वेव में बच्चे अफेक्ट हो ही, लेकिन डेफिनेटली तैयारी रखना ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि बच्चों में अगर कोरोना होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। असिम्टोमेटिक, जिसमें कोई लक्षण नहीं, माइल्डली सिम्टोमेटिक, मॉडरेट सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स। अब एक करके समझते हैं कि ये है क्या। असिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ घर में कोई फैमिली मेम्बर पॉजिटिव था, इसलिए सबका टेस्ट करवा दिया और उसमें देखा कि हाँ ये पॉजिटिव है। जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उनको मॉनिटर करना है, बुखार तो नहीं आ रहा, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बीच बीच में देख सकते हैं, और अगर कोई लक्षण आते हैं तो उस हिसाब से हमको मैनेज करना है। अब माइल्ड सिम्टम्स मतलब बच्चों को हल्का सा बुखार है, खांसी है, नाक बह रही है, थोड़ा सा बॉडी एक बता रहे, बदन में दर्द बता रहे हैं, मुंह का टेस्ट चला गया जिसके कारण से बच्चा खा नहीं रहा है। तो बहुत से पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि बच्चे ने खाना कम कर दिया। एक्चुअली उसे टेस्ट नहीं आ रहा, उसको स्मेल नहीं आ रही, इसके कारण से वो खाना खाने में उसकी इच्छा नहीं हो रही है ना। तो ये एक लक्षण रह सकता है कि बच्चा कम खा रहा है। फिर थोड़े दस्त लग सकते हैं, पतले संडास कर सकता है बच्चा, लूज मोशन रह सकते हैं, कुछ बच्चों के कंजंक्टिवा भी लाल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। मोस्टली जो सेकंड वेव में हमने देखा कि सिम्टम्स 2 दिन में चले जा रहे हैं। 2 दिन बच्चे को हाई ग्रेड फीवर रहेगा, थोड़ा सा सुस्त रहेगा, फीवर उतर जाए तो खेलने लगेगा, जैसे ही उनको पैरासीटामोल दो उसमें बच्चा रिकवर हो जा रहा है। अभी इसमें मेडिसिन का रोल बहुत नहीं है, इसमें सिर्फ पैरासीटामोल ही रिकमेंडेड है। हाँ, हम मल्टीविटामिन देते हैं, जिंक देते हैं, विटामिन सी बोला गया है, लेकिन इसका बहुत कुछ प्रूवन रोल नहीं है। ऐसे बच्चों को घर में ही रखना है, घर में ही मैनेज करना है, पानी भरपूर पिलाना है। पानी इसलिए क्योंकि कोरोना जो है वो ब्लड को थोड़ा सा थिक कर रहा है ना। हमने देखा है कि डी डाइमर बढ़ रहा है, लोगों को एस्पिरिन देना पड़ रहा है, लोगों को लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देना है। अगर आप पानी भरपूर पीते हैं तो वैसे ही ब्लड थोड़ा सा थिन रहता है, और ये कॉम्प्लिकेशंस भी उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए फ्लूइड काफ़ी अच्छे से हमको कोरोना के पेशेंट को देना है। 90% बच्चे या तो असिम्टोमेटिक है या फिर माइल्डली सिम्टोमेटिक है। अब 10% बच्चों में थोड़े से सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं, और बहुत ही कम, लेस देन 1% बच्चों को एडमिशन लग रहा है। अब अगर मॉडरेट सिम्टम्स अगर हम बोलते हैं तो इसमें बच्चे की सांस की गति थोड़ी तेज़ हो जाती है। अब सांस की गति तेज़ होना मतलब कितना, तो वो एज वाइज डिफरेंट है। अगर बच्चा 2 महीने से नीचे है तो उसकी सांस की गति 60 से अगर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि उनकी सांस की गति ज़्यादा है। अगर 2 महीने से लेके 1 साल का बच्चा है और उसकी सांस की गति 50 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि उसको तेज़ सांस चल रही है। और अगर 1 साल से 5 साल तक के हैं तो 40 से ज़्यादा मीन्स 1 मिनट में 40 बार से बच्चा ज़्यादा सांस ले रहा है। और अगर 5 साल के ऊपर का बच्चा है और उसकी सांसों की गति 30 से ज़्यादा है
अगर 1 मिनट में 30 से ज़्यादा बार बच्चा सांस लेता है तो हम बोलेंगे कि उनकी सांसों की गति ज़्यादा है। ऐसे स्थिति में बच्चे को एडमिट करना ज़रूरी है। अब इसको मॉडरेट सिम्टम बोले गए हैं, लेकिन ये बच्चा अभी कभी भी सीवियर में जा सकता है। दूसरा, इसको मॉनिटरिंग लगेगा। मॉनिटरिंग मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल आपको देखना ज़रूरी है। अगर बच्चा खा नहीं रहा है तो उसको सलाइन देना ज़रूरी है। और अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाने लगता है तो बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ इनमें हमको स्टीरॉयड का रोल बताया गया है। अगर बच्चे के एक्सरे में और बाकी सारी चीज़ों में हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा है, सांस की गति तेज़ है, ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में डेक्सामेथासोन का उन्होंने रोल दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाकी किसी भी एंटीवायरल का, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का या फिर कोई भी एंटीबायोटिक का इतना रोल नहीं है। हाँ, अगर मॉडरेट लेवल पे बच्चा अगर एडमिट होता है तो एक एंटीबायोटिक हम डाल देते हैं कि सेकेंडरी बैक्टीरियल अगर कुछ है तो वो कवर हो जाए। आप एमोक्सिलिन डाल सकते हैं या फिर आप सेफ्ट्रैक्सोन डाल सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक बच्चे को डाल के मॉनिटर करेंगे। अगर साथ ही साथ आपको इन्वेस्टिगेट भी करना है, ब्लड कल्चर भेजना है, उसके सारे काउंट्स करने हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको लगता है तो आप एंटीबायोटिक उस हिसाब से स्टेप अप कर सकते हैं। अब कुछ परसेंट में, बहुत ही कम परसेंट में बच्चे सीरियस हो रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड इन पीडियाट्रिक्स। अब सीवियर फॉर्म मीन्स इसमें बच्चों की सांस लेने में दिक्कत होती है ना। तो अगर हम देखें तो उनकी पसलियों में यहाँ पे खड्डे पड़ने लगते हैं, है ना, जिसको हम इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस बोलते हैं या फिर सबकोस्टल रिट्रैक्शंस बोलते हैं, जहाँ पे ये जो हमारी पसलियाँ है यहाँ पे बच्चे को खड्डे पड़ने लगते हैं या फिर यहाँ पे खड्डे पड़ने लगते हैं, आवाज़ आने लगती है सांस लेने के साथ में, जिसको हम स्ट्राइडर बोलते हैं या फिर वीज बोलते हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं, या फिर ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में 90 के नीचे आ गया है, तो ये कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कि ये सीवियर फॉर्म ऑफ कोरोना है। और ऐसी कंडीशन में बच्चे को तुरंत एडमिट करना चाहिए। उसको ऑक्सीजन लगेगा, उसको सारे मेडिसिन लगेंगे। और यहाँ पे रेमडेसिविर का रोल अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने। तो मोस्ट सीवियर फॉर्म जो है उसमें रेमडेसिविर का उन्होंने रोल बताया है पीडियाट्रिक पेशेंट पे। अब इसका डोज अलग अलग है। अगर ये 40 किलो के ऊपर है तो अडल्ट डोज देते हैं। पहला डोज 200 मिलीग्राम का और उसके बाद में 100 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर नेक्स्ट 4 डेज, ऐसा इसका डोज दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, लेकिन ये इमरजेंसी अप्रूवल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई चीज़ है नहीं देने के लिए। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा ड्रग आता है जो इससे ज़्यादा सेफ है तो ये इसको रिप्लेस करेगा डेफिनेटली, क्योंकि एज सच रेमडेसिविर पीडियाट्रिक्स में अप्रूव्ड नहीं है। अगर 40 के नीचे है तो उसका डोज उन्होंने बताया 5 mg पर kg और ऑन द फर्स्ट डे, और बाकी सब्सिक्वेंट 4 दिनों के लिए 2.5 mg पर kg मैक्सिमम। लेकिन फर्स्ट डोज 200 से ऊपर नहीं जाएगा और सेकंड डोज जो है वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से आपको देखना है। साथ ही यहाँ पे मिथिल प्रेडनिसोलोन भी रोल बताया गया है। मिथिल प्रेडनिसोलोन दिया जा सकता है या फिर डेक्सामेथासोन, जिसका डोज 0.1 mg पर kg के हिसाब से बीडी में, या फिर आप मिथिल प्रेडनिसोलोन जिसका डोज 1 to 2 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से आप बीडी में दे सकते हैं। सीवियर फॉर्म का बच्चा जब एडमिट होता है तो आपको इसका डोज भी एडजस्ट करना होता है, जिसके लिए हमको कुछ टेस्ट लगती है। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि सीआरपी का लेवल आपको मॉनिटर करना है। आपको देखना है डी डाइमर का लेवल कैसा है। अगर सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ है तो सीआरपी के लेवल के हिसाब से आपको स्टीरॉयड की लेवल एडजस्ट करनी है। और डी डाइमर अगर बढ़ा है तो बच्चों में लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन देना है, नहीं देना है, या फिर उनको बाकी कोई मेडिसिन देना है, नहीं देना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हर बच्चे का ट्रीटमेंट अलग रहेगा। इसका फिक्स नहीं है कि ये बच्चा आ गया और आपने ये पूरा ट्रीटमेंट डाल दिया और बच्चा ठीक हो गया करके। आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा बच्चे के सिम्टम्स और बाकी रिपोर्ट्स देख के। तो ये तो हो गया सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बच्चों में सीरियस फॉर्म बहुत ही रेयर है। जो मेन फॉर्म हम देख रहे हैं वो है असिम्प्टोमेटिक केसेस, जिसमें कोई भी लक्षण नहीं है, और माइल्ड सिम्टम्स, जिसमें सर्दी खांसी बुखार है, हल्का सा बदन दर्द है और बच्चे 2 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेव में बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अगर अफेक्ट होंगे तो भी उनमें बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, लेकिन डेफिनेटली हमें इसके लिए तैयार रहना। अब एक और चीज़ जो हमको समझना है, जो शायद हमें अभी रिकॉग्नाइज करके उसके लिए सारी प्रिपरेशन करना है, वो है
बच्चों में आने वाला एक कोविड के बाद में आने वाली एक नई बीमारी जिसको हम कहेंगे MIS-C। MIS-C मीन्स मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये एक नया चीज़ हमने देखा है। हालांकि ये फर्स्ट वेव में भी थी, लेकिन इसका जो प्रमाण था वो कम था। अभी क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो MIS-C के भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इसके लक्षण समझना ज़रूरी है। अब ये जो MIS-C आ रहा है, इस वक्त बॉडी में कोरोना नहीं रहता। आपको हिस्ट्री मिलेगी कि 2 महीने पहले या 1 महीने पहले बच्चों में या फैमिली मेम्बर में किसी को कोरोना होके गया। अब कोरोना हो जाने के बाद सब ठीक हो गए, सब रिकवर हो गए और 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने के बाद बच्चे को बुखार आ रहा है। तो इसके लक्षण में मेन है बुखार। बुखार बहुत तेज़ आता है। बुखार के साथ साथ बच्चे की आंखें लाल हो सकती है, हाथ पैर पर रैशेस आ सकते हैं, लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं, जो गले में गांठ है वो बढ़ सकती है। और जैसा हमने कावासाकी डिसीज़ एक सुना है, कावासाकी डिसीज़ जो रहता है, जो छोटे बच्चों में होता है, वो उसके फॉर्म में ये आ रहा है। लेकिन इसमें लक्षण जो कावासाकी के जैसे ही है, लेकिन इसके सिम्टम, इसके अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें कुछ चेंजेस है। तो जैसे हमने समझा सिम्टम्स में है बुखार, तेज़ बुखार, बदन दर्द, आंखें लाल आना, शरीर पे रैशेस आना, लिम्फ नोड्स बढ़ना, फिर किसी किसी बच्चे में डायरिया लग जाता है, आंखों में और भी चेंजेस आ सकते हैं, यूवीआइटिस के चेंजेस आ सकते हैं। और ये बच्चे जनरली इन्वेस्टिगेट अगर करो तो इनमें CRP काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो CRP काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहेगा इनके। इसमें हम देखेंगे कि डी डाइमर बढ़ा रहेगा, फेरिटिन बढ़ा हुआ रहेगा, जो भी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। तो इनको तुरंत एडमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको अटेंड नहीं किया जाए तो इसको कॉम्प्लिकेशन में अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्लिकेशन में हम देखते हैं कि इनका कोरोनरीज डायलेट हो जाती है, जो हार्ट के वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, उसके ऊपर सूजन आ जाती है। उनका जो ब्रेन में कभी कभी किसी को एन्सेफलाइटिस के साथ भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में इडिमा हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। देन इनके किडनी डैमेजेस हो सकते हैं, आईज में परमानेंट यूआइटिस के कारण डैमेज हो सकता है। और बहुत से बच्चों को जो मिजेंट्रिक भी इन्फ्लेमेशन रह सकता है। तो ये सारे लक्षण और कॉम्प्लिकेशन के साथ में बच्चा प्रेजेंट हो सकता है। बहुत से बच्चों में मैंने देखा है कि यूरिन में पस सेल्स दिख रहे हैं, और यूरिन में पस सेल्स दिखने के कारण या फिर लिम्फ नोड दिखने के कारण सब लोग सोचते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसको एडमिट करके सिर्फ एक एंटीबायोटिक चलते रहता है, और जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, जब तक कि काफ़ी देर हो जाती है और जो कार्डियक वेसल्स है, कार्डियक कोरोनरीज है, वो ऑलरेडी डायलेट हो गई होती है। तो ऐसे बच्चों को आपको सस्पेक्ट करना है। अगर माँ बाप को या फिर बच्चे को कोरोना हो चुका है और 1.5-2 महीने के पहले हुआ है और सब्सिक्वेंटली अभी फीवर के साथ बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, तो अगर बच्चा फीवर के साथ आता है, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, 102 103 रहेगा, जो सारे सिम्टम्स बताए वो है, तो उनके तुरंत CRP करवाना है आपको। अगर CRP बढ़ के आता है तो आपको डी डाइमर और फेरिटिन लेवल भी करा लेना है, आपको ये कंफर्म करना है। और इसमें आपको कोविड-19 के एंटीबॉडीज़ को भेजना है। अगर कोविड-19 के एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो ये डेफिनेटली केस है MIS-C का। इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो अगर ये अर्ली केस में अगर प्रेजेंट होता है, स्पेशलिस्ट के पास आता है, तो उसको ट्रीट करना आसान है। ट्रीटमेंट में उन्होंने बोला है IVIG दो। IVIG का डोज उन्होंने दिया है 1 to 2 ग्राम पर kg, इतना इसका IVIG का डोज आपको देना है 1 या 2 दिन में। और इसके साथ में अगर सीवियर सिम्टम्स है, आपकी लैब रिपोर्ट बहुत ज़्यादा खराब है, तो साथ में आप मिथिल प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं। सिर्फ एंटीबायोटिक से ये चीज़ रिकवर नहीं होने वाली। आपको इसमें समझना होगा कि अगर ये डायग्नोज नहीं हुआ तो लेट प्रेजेंट करेगा, और लेट ट्रीटमेंट अगर शुरू करते हैं तो हो सकता है पूरी रिकवरी ना हो, बच्चे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहे। एक बार कोरोनरीज डायलेट हो गए तो बच्चा फिर कार्डियक फेलियर में जा सकता है। अगर ब्रेन अफेक्ट होता है तो ब्रेन में एन्सेफेलाइटिस के रूप में प्रेजेंट होता है, और ऐसे अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस में बच्चा प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। अगर आप टाइम पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बच्चों में कोरोना से रिलेटेड और कुछ सवाल है, जैसे अगर माँ कोरोना से पीड़ित है, वो एक्यूटली इन्फेक्टेड है, तो क्या वो बच्चे को दूध पिला सकती है या नहीं। तो ऐसा देखा गया है कि कोरोना ब्रेस्ट मिल्क से नहीं फैलता, उल्टा वो कुछ में कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं और वो
उसमें प्रोटेक्टिव ही रहेगा। तो डेफिनेटली अगर मदर पॉजिटिव है तो वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बस कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क अच्छे से पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है और इस प्रिकॉशन के साथ बच्चे को स्तनपान किया जा सकता है। बाकी समय बच्चे को थोड़ा सा माँ से दूर रखना है अगर बच्चा निगेटिव है तो। देखते हैं कि बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ जब डिलीवर होते हैं तो वो उस टाइम पे पॉजिटिव रहता है, RT-PCR उनका पॉजिटिव रहता है। तो ऐसे बच्चों का अगर आप RT-PCR करते हैं तो मोस्टली निगेटिव आएगा। तो इस प्रिकॉशन के साथ आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। बाकी समय बच्चा कोई और जो फैमिली मेम्बर जो निगेटिव है बच्चे को संभाल सकता है। अगर मदर के साथ बच्चा भी पॉजिटिव है तो फिर बच्चे को मदर के पास ही शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ और समझनी है कि बच्चों में न्यूबॉर्न से लेके 18 साल की उम्र तक के सब हर कोई अफेक्ट हो सकता है। और जैसा हमने देखा है कि अगर बच्चों में थोड़े से लक्षण आते हैं कि समझो बच्चे को हल्का सा बुखार है और समझो सर्दी खांसी है, तो बहुत से पेरेंट्स बच्चों को टेस्ट नहीं करवाते। ये टेस्ट करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे कैरियर होते हैं, उनमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये कोविड है या नहीं है। अगर कोविड है तो बच्चे ये सबको फैला देंगे। बच्चे एम्पलीफायर कहा जाता है, इनको कोरोना का एम्पलीफायर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वायरसेस फैलाते हैं। तो अगर छोटे भी सिम्टम्स है, थोड़ा सा भी सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम्स है, तो भी बच्चों का कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको आइसोलेट किया जा सकता है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, माँ बाप पे डिपेंडेंट है, तो एटलीस्ट घर के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको कुछ बीमारियां है, डायबिटीज़ है, उनसे बच्चों को थोड़ा अलग किया जा सकता है। माँ बाप भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो मास्क पहन सकते हैं, वो बार बार हैंड सैनिटाइजेशन कर सकते हैं और बच्चों को थोड़ा दूर से उनके साथ में खेल सकते हैं और उनका ख्याल रख सकते हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार बच्चे ही बाहर से अगर किसी के साथ खेल के आए हैं तो इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। अगर माँ बाप पॉजिटिव आ गए तो वो बच्चों को दादा दादी के पास या नाना नानी के पास भेज देते हैं। तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि बच्चे के भी पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि उसको सिम्टम्स ना हो, लेकिन बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं कि हमको हो गया, कम से कम बच्चों को ना हो, इसलिए बच्चों को दूसरे रिश्तेदार के पास, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास भेजते हैं। तो ऐसे करने में दिक्कत क्या होती है, वो बच्चा असिम्प्टोमेटिक रहता है लेकिन उसके नेजोफेरिंग्स में वायरस होता है, वो मल्टीप्लाई करता है और वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं करना है। उनको घर में ही आइसोलेट कर सकते हैं अगर बड़े बच्चे हैं तो। अगर छोटे हैं तो आपको पूरे प्रिकॉशंस लेके उनको घर में ही ट्रीट करना है, नाना नानी के पास या फिर दूसरे रिलेटिव्स के पास नहीं भेजना है। कुछ सवाल और वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी आते हैं कि वैक्सीन कैसे कर सकते हैं। अगर मदर प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को दूध पिला रही है तो क्या उनको वैक्सीन दिया जा सकता है। ये गाइडलाइंस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वेव में तो हमने लैक्टेटिंग मदर को भी वैक्सीनेट किया था। बीच में गाइडलाइंस आए थे कि लैक्टेटिंग मदर में रेकमेंडेड नहीं है। अभी फिर से गाइडलाइंस आया है कि दे सकते हैं। तो करंट गाइडलाइंस के हिसाब से आप लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन दे सकते हैं। प्रेग्नेंट मदर में अभी गाइडलाइंस नहीं आया है, लेकिन डेफिनेटली जो गायनेकोलॉजिस्ट का जो एसोसिएशन है उन्होंने रिकमेंड किया है कि इस पे इवेल्युएट कीजिए और प्रेग्नेंट मदर को भी क्या ये वैक्सीन दिया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आने वाले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ये वैक्सीन दें। वो क्या होगा, क्या आएगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ में वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। फिर एक सवाल होता है कि अगर माँ को कोरोना हो गया, वो मेडिसिन पे है, तो क्या वो बच्चे को दूध पिला सकती है। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो बच्चों को अगर मदर लेती है तो बच्चों में फीडिंग नहीं करा सकते। तो जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है उनसे आप बात करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि माँ बच्चे को दूध पिला सकती है या नहीं। उनसे मदर को सीवियर कोविड हुआ है और उनको एंटीवायरल देना पड़ा है या दूसरे कोई मेडिसिन दिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है उनको पूछना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है या नहीं। वैक्सीनेशन का भी ट्रायल चल रहा है, तो बच्चों में भी कुछ वैक्सीनेशन के ऊपर ट्रायल चल रहा है कि क्या ये बच्चों में भी दिया जा सकता है। 12 साल के ऊपर तो ऑलरेडी रिकमेंडेशंस है, क्या 12 साल के नीचे के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा सकता है, इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। तो आने वाले समय में इसके गाइडलाइंस आएंगे। दूसरा, एक और चीज़ हमको समझना है कि अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो उनको एडमिट अगर करना पड़ता तो वो अकेले नहीं रह सकते।
उनके साथ में माँ बाप को रहना पड़ेगा या फिर घर के किसी व्यक्ति को रहना पड़ेगा जिसके साथ बच्चा सहज हो और अस्पताल में रह सके। तो घर के बाकी लोगों ने भी वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कोविड सेंटर में जाके बच्चे के साथ रहना पड़ा तो आपको भी रिस्क रहेगा। इसलिए अगर आप वैक्सीनेटेड है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। वैक्सीनेशन डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रहा है। हमने सेकंड वेव में भी ये देखा है कि जो लोगों को दोनों डोज मिल चुके हैं और 1 महीने के ऊपर का समय हो गया है सेकंड डोज को, उनमें सिम्टम्स कम आए हैं और वो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं ज़्यादा, है ना। अगर इन्फेक्ट हुए भी है तो उनमें माइल्ड सिम्टम्स रहे हैं। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, जब भी आपका समय आता है, आपका नंबर आता है, आपने वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए।